महिला की भी एम्बुलेंस में ही मौत हो गई थी। लेकिन जिस तरीके से लापरवाही सामने आ रही है, ये बहुत ही घनघोर शर्मनाक कर देने वाली हरकत है, क्योंकि वो जिन जिन अस्पतालों में गए हुए थे उन सभी अस्पतालों ने एडमिट करने पर मना कर दिया। जिस दौरान जो पीड़ित परिवार था उस महिला को वो एम्बुलेंस में ही इधर से उधर लेते रहे, लेकिन किसी भी अस्पताल ने ये जरा भी कोशिश नहीं की कि वो उस महिला को एडमिट कर लेते। अगर वो महिला एडमिट हो जाती तो जाहिर है कि उसकी जान बच जाती, उसके बच्चे की भी जान बच जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उस महिला ने दम तोड़ दिया, साथ ही साथ उसके पेट में जो बच्चा पल रहा था 8 महीने का, उसकी भी सांसें थम गई। तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं और आपकी जो भी राय है इस खबर पर वो आप हमें बता सकते हैं। तो निजी अस्पतालों में बेड बिक रहे हैं, इतनी बड़ी लापरवाहियां सामने आ रही हैं, शर्मनाक हरकतें ये हो रही हैं। तो कॉल नंबर आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। तो दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की शिकायत पर दिल्ली से सर गंगा राम अस्पताल के खिलाफ पुलिस ने शिकायत भी दर्ज कर ली है और कोरोना वायरस की जांच के लिए सैंपलों को एकत्रित करने में RT-PCR ऐप का इस्तेमाल भी करने के लिए सर गंगा अस्पताल के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज कर ली है। तो लगातार इस तरीके के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, कहीं पर किसी मरीज को एम्बुलेंस नहीं मिलती है तो कहीं पर बेड नहीं दिए जाते हैं। अगर कोई पीड़ित पहुंचता भी है अस्पताल में तो पहले तो उसे मना कर दिया जाता है, अगर वो फिर भी उससे गुजारिश करते हैं, उनसे अपील की जाती है तो उसके बाद वो उनको पैसों में पेट बेचे जाते हैं। तो एक तरफ डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है, हालांकि भगवान का रूप है क्योंकि डॉक्टर्स ही हैं जो इस कोरोना वायरस से हमको बचा रहे हैं, उनकी वजह से आज देश सुरक्षित है। लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो इस कोरोना संकट काल में भी कालाबाजारी कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी हमने आपको बताई और तो वहीं पर अरविंद केजरीवाल ने भी FIR दर्ज कराने के आदेश दे दिए हैं। नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोविड-19 के मरीजों का भर्ती करने से मना करने और बेड की कालाबाजारी से लिप्त अस्पतालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार एक आदेश जारी करने वाली है कि अस्पताल ऐसे मरीजों का उपचार करने से इनकार नहीं कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। अरविंद सरकार ने एक ये अच्छी पहल की है और वो इसको लागू भी करने जा रही है। केजरीवाल ने ऑनलाइन संवादन में सम्मेलन में कहा कि उनकी सरकार आदेश जारी करने की बात भी कही है। और इस खबर पर हमारे साथ मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं इनपुट हेड सुनील गुप्ता। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज़ में। और साथ ही साथ डॉक्टर VN त्रिपाठी, पूर्व DG ME, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और VN त्रिपाठी जी, पहला सवाल मेरा एक आपसे रहेगा, आप एक डॉक्टर हैं, आप बखूबी जानते हैं कि डॉक्टर का क्या फर्ज होता है। ये बात कहाँ तक सही है कि आप जो डॉक्टर्स हैं, कुछ डॉक्टर हैं जो कालाबाजारी कर रहे हैं, अस्पतालों में बेड को बेचा जा रहा है? बिल्कुल, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद भी है, दोनों हैं। और ऐसा जो चिकित्सीय पेशा है, हम चरक ओथ लेते हैं, जब डॉक्टर बनते हैं हिपोक्रेट ओथ लेते हैं, तो उसमें है कि हमें सेवा करनी है। ये व्यवसाय नहीं है, ये सेवा है। और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि अब हमारे ही डॉक्टर साथी, छोटे या बड़े डॉक्टर साथी, इसको व्यवसाय की तरह ले रहे हैं, जो कि बहुत ही अनुचित होने के साथ साथ ये बड़ा दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और खासकर जब कोरोना महामारी से पूरी दुनिया, खासकर हमारा भारतवर्ष, दिल्ली जूझ रहा है, लोगों की जानें जा रही हैं, लोग परेशान हैं, आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य सब तरह से परेशान हैं, तो प्राइवेट डॉक्टर्स का, प्राइवेट अस्पतालों का ये फर्ज है कि वो हिपोक्रेट ओथ जो उन्होंने डॉक्टर बनने के बाद ली थी, जो चरक ओथ अब हम बच्चों को दिलवाते हैं जब ये डॉक्टरी पास करते हैं, पेशे में आते हैं, उस पेशे का अपमान है, उस पेशे के प्रति अन्याय है। ऐसे डॉक्टर्स का, ऐसे अस्पतालों को जो भी कानून के अंदर जो भी इनके खिलाफ किया जाना चाहिए वो किया जाना चाहिए। मैं श्री अरविंद केजरीवाल का जो ये बयान है और उनका जो FIR करने का वो है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। सुनील जी, आपको कहना चाहेंगे? जी देखिए, ये जो व्यवस्था है ये कोई आज की नहीं है,
ये जो आज वो महिला अपने बच्चे को लेकर के अस्पतालों के चक्कर लगाती रही और उसकी मौत हो गई, तो ये कहा जा रहा है कि कोरोना के कारण उसको नहीं भर्ती किया। ये आज पिछले मुझे लगता है, मैं लगभग ये जब से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ पिछले 17-18 साल से, तब से यही हालत है। बात एक बहुत अच्छी कही कि जिस तरीके से जो भी पेशेंट अगर अस्पताल जाता है किसी ऑपरेशन के लिए या फिर कोई महिला अपनी डिलीवरी कराने के लिए जाती है तो उसको भगा दिया जाता है, यही कहकर कि यहाँ पर कोरोना वायरस ना फैल जाए तो आप लोग घर पर ही रहिए। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी है तो उनको इसमें एडमिट कर लेना चाहिए। देखिए, मैंने बताया कि ये जो व्यवस्था है ये कोई आज की नहीं। आज भले ही वो कोरोना को लेकर के आदमी बताया जा रहा है कि कोरोना है और हम ऐसे में भर्ती नहीं करेंगे, आपके कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं तो अब हमारे अस्पताल में कोरोना फैल जाएगा। ये व्यवस्थाएं आज नहीं, मुझे लगता है मैं 17-18 साल से यही व्यवस्था देख रहा हूँ कि जो जैसी स्थिति थी स्वास्थ्य विभाग की, खास करके चिकित्सा शिक्षा विभाग हो या फिर स्वास्थ्य विभाग हो, दोनों ही विभागों की जो दुर्दशा थी वो पहले थी, 20 साल पहले भी, और वही हालत आज भी है। तब भी लोगों को अस्पतालों के चक्कर लगाना पड़ता था। जिनके पास पावर होती थी वो भर्ती हो जाते थे, जिनका अपना सोर्स होता था उनको ब्लड मिल जाता था, और वही स्थिति आज भी है। अगर किसी व्यक्ति को, चाहे वो जितना बड़ा मेडिकल कॉलेज हो या जितना बड़ा जिला चिकित्सालय हो, वहां पर अगर जाता है और उसको अगर व्यवस्था की, अगर उसको चाहिए कि ब्लड उसको मिल जाए, तो पहली चीज तो मरीज को भर्ती कराने के लिए उसको अस्पताल में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, तो वो उसका मरीज भर्ती होता है। और उसके बाद जो सरकार के तमाम सारे दावे हैं, वो चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे यूपी सरकार हो, जो सरकार के जो तमाम सारे दावे हैं, जो ऊपर बैठे हुए अधिकारी मुख्यमंत्रियों को खास करके वो सिर्फ और सिर्फ कागजों में दिखाते हैं कि सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। वास्तविकता में यह है कि ऐसी कोई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। एक आम आदमी बन करके जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, अपने आप को बताना चाहते हैं कि हम सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। अगर वो जाकर के इन अस्पतालों की व्यवस्था देखते तो शायद इस महिला को इन अस्पतालों के चक्कर लगाते लगाते मौत का मुन्ना देखना पड़ता। वो ऑफिसों में बैठ करके जो अधिकारियों के, सिर्फ जो अधिकारी उनको बता देते हैं कि सारी व्यवस्था ठीक है, और उसी के चलते ये हालत हो चुकी है कि मुख्यमंत्री भी अधिकारियों की आंखों से देख रहे हैं और उनको सारी चीजें दुरुस्त नजर आ रही हैं। अगर आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये बयान दे रहे हैं कि अगर किसी अस्पताल में अगर मरीजों को भर्ती नहीं किया गया तो उन अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनको अब तक कार्रवाई कर देनी चाहिए थी उन सारे अस्पतालों के खिलाफ। खास करके जो सरकार, निजी अस्पताल तो छोड़िए, वो तो अपनी मनमानी इसलिए करेंगे क्योंकि वो सरकारी डॉक्टरों के भरोसे पर चल ही रहे हैं। अगर ये अपने सरकारी अस्पतालों के ऊपर ही अपनी लगाम कस ले तो इनके जो दावे हैं वो हमें लगता है दावों की अपने आप सब कुछ पोल खुल करके सामने आ जाएगी। जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने सारी सरकारी व्यवस्था दुरुस्त करा रखी है, तो फिर आखिर ये महिला मरी कैसे? वो चाहे दिल्ली की बात हो या चाहे यूपी की बात हो या बिहार की बात हो, सब जगह वही हालात हैं। IAS अधिकारी बैठा हुआ ऊपर से जो वहां से बातचीत करके बताता है कि वहां पे हमारे जो जितने अधिकारी हैं उन्होंने सब कुछ कह दिया। CMO स्तर पर उनको सारी रिपोर्ट दी जाती है कि जो भी मरीज आ रहा है उसको दवाइयां मिल रही है। हालत यह है कि चाहे दिल्ली हो, यूपी हो या बिहार हो, सब जगह वही एक जैसी स्थिति। अगर आम आदमी जाता है मरीज को लेकर के अपने तो भर्ती करने के लिए, उसको पहले गिड़गिड़ाना पड़ता है। अगर भर्ती हो भी गया तो तुरंत ही उसको एक बड़ा सा पर्चा थमा दिया जाता है, जाओ इतनी सारी दवा लेकर के आओ। अब ऐसे में ये भी नहीं पूछा जाता है आपके पास पैसा है कि नहीं है। अगर वो कहता पैसा नहीं है तो साहब वहां पे अस्पताल में उसको अपनी बेइज्जती करानी पड़ती है। उसके बाद अपनी वो चीजें गिरवी कर रख करके वो दवा का इंतजाम कर लेता है। तो बाद में उसको कहा जाता है ब्लड लेकर के आओ, और ब्लड लेना है तो उसके परिवार में अगर एक से ज्यादा कोई डोनर नहीं है तो कहा जाता है अगर आपके पास डोनर नहीं है तो आप अंदर जाइए, आपको ब्लड हो सकता है मिल जाएगा। लेकिन उसमें वहां पे पर्चियों में साइन तो कर दिए जाते हैं, लेकिन जब वो ब्लड बैंक पहुंचता है तो वहां पर उसको ब्लड नहीं मिलता। कहा जाता है जब तक डोनर नहीं होगा तब तक आपको ब्लड नहीं मिलेगा। जबकि सरकारी व्यवस्था यह है कि किसी भी गरीब व्यक्ति को हर हाल में ब्लड उपलब्ध होगा, हर हाल में दवाइयां उपलब्ध होंगी। लेकिन ये अधिकारी जो हैं वो बैठे बैठे उनको सिर्फ सीधे जब तक उनको पावरफुल कोई व्यक्ति सामने नहीं होगा तब तक उसको ब्लड क्या न दवाइयां नहीं मिलेंगी, ब्लड तो बहुत ही दूर की बात है। यही हालत है कि अस्पताल में जब उसको ब्लड नहीं मिलता है तो मजबूरी में जाकर के उसको दलालों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, और जब दलाल उसको किसी तरीके का गलत ब्लड दे देते हैं, वो गलत ब्लड को ला करके जब डॉक्टर को दे देता है और वो चढ़ा देते हैं। ऐसे में जब मरीज की मौत हो जाती है तब साहब फिर CMO साहब सामने आ जाते हैं, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं वो सामने आ जाएंगे और कहेंगे इस मामले की जांच कराएंगे। बड़ी चीज यह है कि इन सभी अधिकारियों से, मुख्यमंत्रियों से मेरा सवाल यही है कि आखिर आज तक जिनकी ये जांचें हुई हैं उन जांचों में उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हुई? क्या उन जो दोषी डॉक्टर थे, जो CMO जो दोषी थे जिनके कारण इस तरीके के मरीजों की मौतें हुई, क्या उनको कभी जेल भेजा गया?
लेकिन जब किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। हालत ये है कि मुझे याद है 2013 का मामला है, सपा सरकार का मामला था। अहमद हसन मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री थे और उन्होंने एक पत्रकार के कहने पर सर्किट हाउस से उर्सला अस्पताल का निरीक्षण किया। उर्सला अस्पताल में आए, उन्होंने कहा फला डॉक्टर को निलंबित कर दिया गया। जब उस डॉक्टर की तमाम शिकायतें मिली और उसके बाद 2 दिन बाद भी पता चला डॉक्टर साहब अभी भी वहां पर नौकरी कर रहे हैं। और उसके बाद जब सीएमओ से कहा गया तो कहा गया कि सीएमओ बोले हमारे पास अभी तक मंत्री जी का कोई आदेश नहीं आया, जबकि सारे अखबारों में, सारे चैनलों में जी बिल्कुल। छप गई। सुनील जी, आपको मैं रोकना चाहूंगी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, अर्जी फारूकी है गोंडा से। अर्जी, सवाल अपनी राय रखें। फारूकी जी, राय रखिए अपनी। चलिए, आप हमें फिर से कॉल कर सकते हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आपकी जो भी राय है इस खबर पर आप हमें बता सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर वीएन त्रिपाठी भी जी लगातार जुड़े हुए हैं। सर, आप एक डॉक्टर हैं और आप बखूबी जानते हैं कि डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है। जब परिस्थितियां खराब होती तो जाहिर है डॉक्टर के ही हम सहारा लेते हैं। तो आप क्या कुछ कहेंगे, जिस तरीके से सुनील जी ने जो आरोप लगाए हैं, उन्होंने जो बताई हैं कि क्या क्या कमियां होती हैं, और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है। गुप्ता जी ने जो बात कही है उसका करीब करीब वो 50% सच है। 50% के हम कारण में अगर जाएं तो एक बता दें, हेल्थ में जो एक्सपेंडिचर है और जो बजट है हमारा और देशों के मुकाबले बहुत कम है। और मैं आपको बता दूं, पॉपुलेशन के हिसाब से हम एक उदाहरण ले लें, जैसे जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज है कानपुर का, और वहाँ का ले लें, हाईलाइट अस्पताल है जो कि करीब करीब 1,500 बेड का हॉस्पिटल है। यहाँ का दवाइयों का बजट करीब 30 करोड़ होना चाहिए और है मुश्किल से 15 करोड़ भी नहीं। एक झांसी मेडिकल कॉलेज है, वहाँ का बजट 8 से 9 करोड़ है, जबकि 22 करोड़। जब मैं डीजीएमई था तो मैंने प्रिंसिपल से बात करी तो उन्होंने कहा कि सर, सब मरीजों को इमरजेंसी से लेके और जितने मरीज हैं सबको अगर दवाएं दें, खासकर गरीबों को, ओपीडी से इमरजेंसी से लेके ऑपरेशन हर चीज़, तो हमें करीब करीब 22 करोड़ रुपए सालाना चाहिए। एक तो बजट की। दूसरा ये है कि हमारे पास डॉक्टर नर्सेज की पूरी पोस्ट नहीं है भरी हुई। यानी कि डिमांड और सप्लाई का मामला ये कि बेड हमारे पास, अगर से बाल रोग अस्पताल, चूँकि मैं बाल रोग विशेषज्ञ हूँ, हमारे यहाँ 100 बेडेड हॉस्पिटल है और एनआईसीयू हमारा 30 बेडेड है और एट ए टाइम हमारे पास 70 या 80, ध्यान से सुनिए, 70 या 80 नवजात शिशु रहते हैं। हम उनको मना नहीं कर सकते। हमारे पास गरीब, मोहताज या नर्सिंग होम में जिनमें जगह नहीं मिली या किसी आर्थिक कारण से वो लौटा दिए गए, हम उनको लेते हैं, हम मना नहीं कर सकते हैं। सरकार के पास लिमिटेशंस हैं, लेकिन गुप्ता जी ने बिल्कुल सही कहा कि जब दिल है और हम उनको सेवा भाव से जब उनको लेंगे और अपना कर्तव्य का पालन करेंगे तो मेरे ख्याल से आर्थिक जो कमियां हैं उनको दूर कर सकते हैं। लेकिन आर्थिक कमियों को तो खैर दूर हो ही जाएगी, लेकिन इस बीच इंसानियत को होना बेहद जरूरी है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, श्रीकांत है गाजियाबाद से। श्रीकांत जी, राय रखिए अपनी। जी मैडम, मैं ये कह रहा कि जितनी भी सरकारी व्यवस्थाएं हैं उनको ध्वस्त करके और प्राइवेट को आगे किया गया है। और ये आज से नहीं हो रहा, शुरू से बहुत दिनों से ये प्राइवेट वाले पैसे वाले लोग लगे हुए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनके अस्पतालों तक पहुंचे, अपने धन दौलत के बारी सब कुछ बेच के और इनको पैसे दें। एक एक ऑपरेशन का, छोटे छोटे ऑपरेशन का इतना ज्यादा खर्चा ये लोग लेते हैं। निजी स्वार्थ में ओत प्राइवेट हॉस्पिटल किसी भी महामारी में आपके काम नहीं आ सकते हैं। एक सीधा सा एग्जांपल आप देखिए कि जितनी डिलीवरी हो रही थी वो उसमें अभी 70% डिलीवरी नॉर्मल हुई है, जबकि पहले लबालब इतनी ही डिलीवरी ऑपरेशन के थ्रू होती थी। और ये सारे पैसे बनाने का खेल चल रहा था, बाकी कुछ नहीं है। हर महामारी में हम आ जाते हैं कि जी ये प्राइवेट हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा, हम कहाँ जाएं, व्यवस्थाएं नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि इन सारी व्यवस्थाओं को ध्वस्त हमने किया, अपनी सरकारी संपत्तियों का नुकसान हमने किया। आज ही देश की जो सरकार है वो हर चीज को प्राइवेट के हाथों में देना चाह रही है। तो मुनाफा सारी चीजों को जब आप व्यापार की नजर से देखेंगे, व्यापार में डाल देंगे, तो ये होना ही है। और इसे न आप रोक सकते हैं न हम रोक सकते हैं। और आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत जी। हमारे साथ एक कॉलर और जुड़े हुए सुरेंद्र हैं कानपुर से। सुरेंद्र जी, अपनी राय रखें।
मैं कहना चाहता हूँ डीजीएमई साहब बैठे हुए हैं पूर्व के त्रिपाठी जी कि उत्तर प्रदेश में जो स्वास्थ्य प्राइवेट जो नर्सिंग होम है जी ये लोग आज मनमानी कर रहे हैं कोरोना के नाम पे। कोरोना के नाम पे अगर कोई भी पेशेंट दूसरी डिसीज का भी वहां पर जाता है तो कोरोना का भय दिखाकर उनके साथ वसूली की जाती है और उनको बेइज्जत से भगाया जाता है। दूसरी चीज, डीजीएमई साहब बैठे हैं, मैं इनसे पूर्व में रहे हैं, मैं सरकारी मेडिकल कॉलेजों की बात करना चाहूंगा। वहां पर कोई भी सीनियर डॉक्टर पेशेंट को अटेंड नहीं करता है। वहां पर सिर्फ जूनियर जो संविदा के डॉक्टर हैं उनको और इंटर्न्स को आगे रखकर उनसे ट्रीटमेंट कराया जा रहा है, जो गलत है। और सीनियर डॉक्टर या सीनियर एसआर ये लोग कतई पेशेंट को ट्रीट नहीं कर रहे हैं। ये निश्चित तौर पर डॉक्टर पेशे का उल्लंघन है और ये इस पे मतलब गवर्नमेंट से मांग करता हूं कि कोरोना की जो आज स्थिति है इसको वैश्विक से हटाकर जनरल बीमारी कर दिया जाए, जिससे कम से कम उनके साथ जो जाति हो रही है, उनको जो परेशान किया जा रहा है, पूरा परिवार अगर एक पॉजिटिव होता है पूरा परिवार परेशान हो जाता है और उसको कोई अस्पताल लेता नहीं है। इस पे ध्यान देना चाहिए जी और डॉक्टरों को कम से कम अपने पैसे का और अपनी शपथ का ध्यान रखते हुए कुछ ऐसा करना चाहिए उस समाज में एक अच्छा संदेश दे। जो समाज ने उनको बहुत ही कोरिया वॉरियर्स के नाम पर माले पहनाए हैं, पुलिस को माले पहनाए हैं और प्रशासन को, लेकिन स्वास्थ्य इसकी विभाग कोई के दोहराया नहीं है लोग और पुलिस श्रीकांत जी, के लेकिन जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि जिस दौर से पूरा देश गुजर रहा है उसके लिए डॉक्टर एक भगवान का रूप भी साबित हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कोई तो कोई कमी हो ही रही है, जिस वजह से आज जो जनता है वो परेशान है, क्योंकि उनको इलाज मुहैया नहीं कराया जा रहा, उनको बेड नहीं दिए जा रहे हैं अस्पताल में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक कॉलर और जुड़े हुए तरुण है झांसी से। तरुण जी, सवाल अपनी राय रखें। मेरा बहन ये मानना है कि एक्चुअली में जो ये निजी अस्पताल दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं या जो यहाँ पर रेट बढ़ रहे हैं, उसका प्रमुख कारण है सरकारी अस्पतालों में जो भी सुविधाएं गवर्नमेंट देती है वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती। मीन्स दवाइयों का अभाव होता है या डॉक्टर्स की लापरवाही होती है या स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही होती है। जैसे कि मैं झांसी से बोल रहा हूँ, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज है और यहाँ पर आप देखिए हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई मरीज की मृत्यु हो जाती है या कोई ना कोई समाचार सुनने को मिलता है, जबकि सरकारी आंकड़ों में बताया जाता है कि झांसी का मेडिकल बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं ये जो सरकार की नाकामी होती है, ये कहीं ना कहीं प्राइवेट अस्पतालों को, अगर मेरे अनुसार तो आय का स्रोत पैदा करती है ये। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील, जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं, सभी जो कॉलर्स हैं उन्होंने आरोप भी लगाए हैं प्राइवेट जो अस्पताल हैं उनके ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये कमी तो हो ही रही है डॉक्टर्स की, अस्पतालों की, क्योंकि अगर कोविड-19 चल रहा है तो मानते हैं कि हमारे देश इस वक्त आर्थिक तंगी से भी जूझ रहा है, लोग परेशान भी हो रहे हैं, उनके पास नौकरियां भी नहीं है। लेकिन जब जो पेशेंट जब जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं तो उनको पहले तो बेड मुहैया नहीं कराया जाता, अगर हो भी जाता है तो उनका बिल काफ़ी बढ़ा दिया जाता है। देखिए, एक दर्शक हमारे थे सुरेंद्र, जिन्होंने बिल्कुल एक चीज स्पष्ट की कि हालत क्या है अस्पताल की। जाहिर सी बात है, वो अस्पताल पहुंचे और उनके साथ जो बीती वो उन्होंने बताया कि अस्पताल की जो इमरजेंसी में वो पहुंचे थे तो वहां पर उनको कोई भी सीनियर डॉक्टर नहीं मिला। उनको सिर्फ और सिर्फ नजर है वहाँ पर जूनियर डॉक्टर और जेआर जो कि लगातार वो अगर किसी बात को उनसे कहते भी हैं, शिकायत करने का प्रयास भी करते हैं, तो वो ये स्थिति हो जाती है कि चूंकि जेआर जो है वो लगातार 16 से 18 घंटे 18 से 22 घंटे तक वो लगातार काम जब करते रहते हैं तो उनके जाहिर सी बात उनके चिड़चिड़ाहट होती है, जिसके बाद तीमारदारों से विवाद की बात भी सामने आती है, तीमारदारों से मारपीट तक हो जाती है और बाद में मुकदमेबाजी भी होती है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो सीनियर डॉक्टर हैं वो लगातार अपनी जो ड्यूटी से नदारत रहते हैं और उनके यही एक कारण है कि जितने भी मेडिकल कॉलेज बात कर लें या जितने भी जिला चिकित्सालय कर लें, उनके सबके पास में उनके आसपास इतने ज्यादा प्राइवेट अस्पताल खुल जाते हैं। ये जो प्राइवेट अस्पताल हैं ये आखिर कहां से किसके कारण चलते हैं? सीधी सी बात है, जितने मेडिकल कॉलेज में जो सीनियर डॉक्टर होते हैं ये ज्यादातर उन पे संबद्ध हो जाते हैं, जिसके कारण ये अस्पताल फल फूल रहे होते हैं। और इनके जो सरकारी अस्पतालों में जो मेडिकल कॉलेज में जो इमरजेंसी में जो मरीज आते हैं, उनको अगर किसी के पास बिल्कुल रुपया नहीं हुआ तो उसको वहीं पर छोड़ दिया जाता है और जूनियर डॉक्टरों के भरोसे छोड़ दिया जाता है। और अगर किसी के पास कुछ भी रुपया हुआ या उसके पास कुछ भी खर्च करने के लिए है तो ऐसी स्थिति में वहां पर खड़े जो दलाल के रूप में जी बिल्कुल। सुनील जी, आपको मैं रोकना चाहूंगी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हुई है कानपुर से, चंद्रिका। चंद्रिका जी, अपनी राय रखें।
चंद्रिका जी राय रखिए अपनी। हेलो, जी राय रखें अपनी, क्या राय है आपकी इस खबर पर? मेरा मानना ये है मैम कि कोरोना काल में जिस तरह से जो है सरकारी हॉस्पिटलों में भी जो है जिस तरह का पेशेंट का ध्यान रखा गया है, मेरी राय ये है कि जिस तरह से हम लोग प्राइवेट जो है हॉस्पिटल्स हैं उनको जो है हेलो जी बात पूरी करें अपनी। चलिए संपर्क टूट गया, आप हमें फिर से कॉल कर सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं। आप सभी भी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं, आपकी जो भी राय इस खबर पर वो आप हमें बता सकते हैं। और हमारे साथ 3 मेहमान और जुड़े हैं। सुशील द्विवेदी फूड सेफ्टी एक्सपर्ट हैं, सर का बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज़ में। नूतन ठाकुर है सामाजिक कार्यकर्ता, मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ दिल्ली से स्टेट हेड मिताली चंदोला भी जुड़ी हुई हैं। मिताली जी, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं कोविड-19 के, और इसको लेकर भी अस्पतालों में जो बेड अब खाली नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर बेड खाली मिलते हैं तो वहां पर वो जो डॉक्टर्स होते हैं उनको वहां से भगा दिया जाता है, मरीजों को उनसे ये कह के भगा दिया जाता है कि यहाँ पर बेड नहीं है। अगर बेड होते भी हैं, उनको दिए भी जाते हैं, तो वहां पर मोटी कीमत वसूली की जाती है। जी, काफी दिनों से जो है इस तरीके की चीजें सामने आ रही थी और इसी चीजों पर जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने संज्ञान भी लिया है और सर गंगाराम अस्पताल दिल्ली में है, उसमें भी महामारी अधिनियम के तहत और भी कुछ अन्य धाराओं के तहत जो है अभियोग पंजीकृत किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वही डॉक्टर्स की अगर हम बात करें तो उनके अपने कारण है, उन्होंने अपनी जो है परेशानियां बताई हैं और जो लोग बेसिकली वार्ड्स वगैरह में होते हैं उनकी भी जो है दिक्कतें काफी होती है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ वास्तविकता देखें, पेशेंट के अगर हम हाल देखें तो वो हाल बदहाल नजर आता है। कई लोगों के कोविड के टेस्ट नहीं हो पाते, कई हॉस्पिटल्स के बाहर जो है, अभी कुछ ही दिन पहले एलएनजेपी के बाहर एक महिला जो थी अपने फादर का इलाज कराना चाह रही थी, उनकी मृत्यु हो गई तो नहीं करा पाई इलाज। तो जिस तरीके से सुचारू रूप से सारी चीजें होनी चाहिए वो अभी तक नहीं हो रही है और जिस हिसाब से सारी चीजें खुल चुकी है, आप भी देख रही हैं कि धीरे धीरे सारी चीजें तमाम खोल दी गई है, तो ये चीज फैल रही है। लेकिन उस हिसाब से पेशेंट्स का जिस हिसाब से उपचार होना चाहिए वो चीज अभी बिल्कुल आपने सही कहा मिताली जी, जिस हिसाब से उपचार होना चाहिए मरीजों का उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है। और नूतन जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नूतन जी, एक सवाल मेरे आपसे भी रहेगा। लगातार जिस तरीके से आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता बखूबी जानती हैं, आपके पास भी लोग आते होंगे, अपनी समस्या भी बताते होंगे, क्या कुछ कहना है इस मामले में आपको? देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो है कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ उसके बाद भी जो फोकस किया गया वो कोविड पे किया गया। पूरा लॉकडाउन ही उसी वजह से हुआ। लेकिन कोविड के साथ साथ अन्य बीमारियां भी लोगों को होती है जिसके इलाज की जरूरत होती है। जो पूरा फोकस रहा वो कोविड को लेके रहा, तो तमाम ऐसे पेशेंट्स जिनको की और अन्य बीमारियों के इलाज की जरूरत थी वो इलाज प्रभावित हुआ। और इसमें कोई शक नहीं है कि जब सारा लॉकडाउन था और स्पेशल सिचुएशन थी तो हॉस्पिटल्स में भी डॉक्टर्स की मनमानी भी और हॉस्पिटल प्रशासन की भी कई मामलों में मनमानी देखने को मिली, क्योंकि जो पेशेंट्स को एडमिट करने की बात जहाँ थी तो उस जगह पे तमाम ऐसे पेशेंट्स रहे जिनको ये शिकायत थी कि हॉस्पिटल जाने पे केवल कोविड का इलाज हो रहा है, अन्य बीमारियों का इलाज नहीं हो रहा है। जब ओपीडी भी कुछ समय बाद जब ये शोर मचा तो खोली गई। और अभी जो एफआईआर भी जैसे उदाहरण के तौर पर गंगाराम हॉस्पिटल में दर्ज हुआ तो वो भी इसी चीज को दर्शाता है कि कोविड को लेके भी जो गाइडलाइंस है वो भी हॉस्पिटल्स के द्वारा फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। तो हर जगह पे चेक बैलेंस की जरूरत है। इस दौरान परेशानियां हॉस्पिटल्स भी, चूंकि मरीज की संख्या कोविड पेशेंट्स की, उसके साथ अन्य बीमारी के जो मरीज हैं उनका भी प्रेशर होता है। तो इस पे बैलेंस प्रॉपर कैसे किया जा सकता है, मुझे लगता है कि सरकार को और हॉस्पिटल्स को भी एक सामूहिक रूप से क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं पब्लिक की तरफ से, हॉस्पिटल की तरफ से और सरकार के जो दिशा निर्देश है उसको प्रॉपर समन्वय कैसे किया जा सकता है ताकि लोगों तक भी बेहतर सुविधा पहुंच पाए, इसकी जरूरत। बिल्कुल नूतन जी, व्यवस्थाओं पर ध्यान देना सरकार की भी जिम्मेदारी है, साथ ही साथ डॉक्टर्स की भी जिम्मेदारी इसमें है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हुई है, चंद्रिका है कानपुर से। चंद्रिका जी, राय रखिए अपनी। जो है जो अनऑथराइज प्राइवेट हॉस्पिटल है इन पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए जी। मेरा मानना ये है कि जो प्राइवेट अनऑथराइज हॉस्पिटल्स हैं इस पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। हम
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, सरकार को ध्यान इन पर भी देना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास जिस तरीके से असुविधाएं हो रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की भी लापरवाही सामने आ रही है। हमारे साथ सुशील द्विवेदी जी भी जुड़े हुए हैं। सुशील जी, जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनकी कालाबाजारी सामने आ रही है। बिल्कुल, मैं पूर्णतः सहमत हूं। और अभी चूंकि हमारे एक दर्शक ने भी ये बात कही कि प्राइवेट हॉस्पिटलों पर नकेल कसनी चाहिए, इस बात में बिल्कुल सच्चाई ही है कि क्योंकि ये प्राइवेट हॉस्पिटल अपनी मनमानी के लिए जाने जाते हैं। विशेषकर दिल्ली के हॉस्पिटल, मैं दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में रह के मैंने पढ़ाई की है और मैंने खुद बड़े करीब से देखा है कि वहाँ पे कैसे इनकी मनमानी चलती है। अभी बहुत दूर न जाए, अभी हमने 2018 में एक घटना देखी थी कि एक डेंगू के पेशेंट को भी उन्होंने एक इलाज के दौरान लगभग 17 लाख रुपए का बिल थमा दिया था। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। प्राइवेट हॉस्पिटल ना केवल सीरेंज, दस्तानों, तमाम छोटी छोटी चीजों के मांगे अपनी ढंग से पैसे वसूलते हैं। और देखिए, जब इनको हॉस्पिटल खरीदने होते हैं तब सरकार से ये बहुत ही कम दाम में और लगभग मुफ्त में जमीन प्राप्त करते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनकी एक मानवीय रूप से एक इनके लिए होना चाहिए, इनकी भी ड्यूटी बनती है कि हम लोगों को सुविधाएं एक सस्ते रेट पर, पूर्णतः तो ये नहीं दे सकते हैं, निःशुल्क रूप से प्रदान करनी चाहिए। जैसे कि दिल्ली वाले केस में हुआ कि अधिकतर पेशेंट से कहते हैं कि पहले जाइए आप इसका टेस्ट करा के आइए कोरोना का। अरे भाई, गरीब मरीज बेचारा वो ऐसी स्थिति में जिसको कि गंभीर क्रोनिक लंग इन्फेक्शन है, सांस लेने में दिक्कत है, तो वो हॉस्पिटल का जिम्मेवारी बनती है कि वो मरीज का टेस्ट करे, ना कि वो बाहर कहीं और से टेस्ट कराने के लिए जाए। तो ये बात है कि ये प्राइवेट हॉस्पिटलों पर जरूर नकेल लगानी चाहिए। दूसरी बात, मैं सरकार के लिए भी थोड़ा सा अनुरोध करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। जी चलिए, कोई नहीं, जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। और डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आऊंगी। मुझे पता है कि आप बार-बार हाथ ऊपर कर रहे थे। तो जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, कोविड-19 के लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइवेट जो अस्पताल हैं उनकी कालाबाजारी सामने आ रही है, बेड बेचे जा रहे हैं। और कुछ दिनों पहले एक नोएडा में एक वारदात हुई थी, जहां पर एक जो प्रेग्नेंट महिला थी, उसके पेट में 8 महीने का बच्चा था, लेकिन उसको इलाज नहीं दिया गया। उसका परिवार पूरी रात भटकता रहा, किसी अस्पताल ने उनको एडमिट नहीं किया, चाहे वो मैक्स हो या फिर जिला अस्पताल क्यों ना हो, सभी लोगों ने वहां पर एडमिट करने से मना किया। तो इसका रिजल्ट ये निकला कि महिला ने अस्पताल में ही, जो एम्बुलेंस थी उसी में ही उसने दम तोड़ दिया। साथ ही साथ उस 8 महीने बच्चे की भी सांसें वहीं थम गई। तो बस एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद हम इसी चर्चा पर फिर से वापस होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Online admissions in City Montessori School from nursery to class 9 and provisional admission in CMS for class 11 is now open at www.cmseducation.org. Online classes in CMS from class खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं। सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रामाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao।
Online admissions in City Montessori School from nursery to class 9 and provisional admission in CMS for class 11 is now open at www.cmseducation.org. Online classes in CMS from class 9 to 12 will continue till 30th of June. Free of charge online CMS summer camp for nursery to class 8 will run from 18th of May till the 30th of June. केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। क्या है भरण पोषण की परिभाषा? भरण पोषण पर किनका है हक? बेऔलाद किससे पाए अपना हक? भरण पोषण न करने पर क्या है दंड? भरण पोषण की क्या होगी राशि? बुजुर्गों का हक ऐतिर रख। कीजिए सवाल, जानिए अधिकार। 0512-239-0031 और 0512-239-0032। हमारी खास पेशकश वकील आपका में रविवार दोपहर 3 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। निजी अस्पतालों में मनमानी चल रही है, लोग परेशान हो रहे हैं और हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, कानपुर से राजेंद्र हैं। और राजेंद्र जी राय रखें अपनी। नमस्ते सर जी, मैं जवाहर नगर से बोल रहा हूँ सर। कानपुर में जो डॉक्टरों का हाल है, सरकारी अस्पताल में बगैर पैसे के कोई इलाज नहीं होता है। यदि आपके पास मोटा पैसा है तो आप कहीं भी दे के कोई इलाज करवा सकते। यदि पैसा नहीं है तो वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती है, 100 नंबर की तरफ भेज दिया जाएगा, इधर से उधर चक्कर काटते रहो। बहुत ही बुरा हाल है सरकारी। और सब प्राइवेट वालों को रेफर करते रहते हैं, जिनके जितने लगे हुए गाड़ी वाले हैं सबको भेजते रहते हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सभी भी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आपकी जो भी खबर है
जो भी राय है इस खबर पर वो आप हमें बता सकते हैं। डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी जी, जिस तरीके से अभी हमारे कॉलर्स ने भी कहा कि जब वो अस्पताल में जाते हैं तो उनकी बात को नहीं सुना जाता है, मानते हैं कि कोरोना काल चल रहा है, लोगों के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन अगर उनका इलाज फ्री में करा दिया जाए तो कैसा रहे? एक तो मैं बता दूं, दर्शकों ने जो कहा है, अचानक से ये जो महामारी आई है, सरकार की पहले से कोई तैयारी नहीं थी, हम ये मानते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि डॉक्टरों को कहा गया कि अपनी ओपीडी बंद करें लॉकडाउन में, वो इमरजेंसी भी न देखें और बहुत सीरियस इमरजेंसी को अटेंड कर सकते हैं। और ये भी कहा गया कि अगर डॉक्टर ओपीडी करते हैं या मरीज देखते हैं उसकी वजह से कोरोना फैलता है तो दे विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। मैं एक घटना बता दूं, दुर्भाग्यपूर्ण है कि रायबरेली में एक डॉक्टर साहब ने मरीज देखा और इसके बाद जो ओपीडी देख रहे थे उसमें एक मरीज पॉजिटिव आया तो उन डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर करा दी गई और एकदम तो लेने देने पड़े। तो डॉक्टर भी, प्राइवेट डॉक्टर डर गए। तो एक तो ये भी संजत, सरकार की पूरी तैयारी नहीं। क्षमा कीजिए, जब मार्च में कोरोना का पहला केस आया मार्च में, तो पूरे देश में, त्रिपाठी जी अगर मानते हैं तैयारी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से प्रमुख सचिव ने बताया था इस बात को, ये बात शुरुआत की स्पष्ट कर दिया था कि अगर मान लो किसी के पास पैसा नहीं है, क्योंकि जानते हैं कोरोना काल चल रहा है, लोग बेरोजगार हो चुके हैं, उनके पास पैसा भी नहीं है, अगर वो किसी पेशेंट का इलाज कर देते हैं। अभी देखा आपने खबर भी बताई थी नोएडा से, जहां पर जो महिला करोड़पति महिला थी, उसके पेट में 8 महीने का बच्चा था। कितनी वो दर्दनाक तस्वीरें थी, कितनी शर्मनाक वो बात है कि किसी भी डॉक्टर ने, किसी भी अस्पताल ने उसको बेड देने से मना कर दिया, किसी ने उसको एडमिट नहीं किया। और क्या हुआ, नतीजा ये निकला कि उसकी मौत हो गई, साथ उसके बच्चे की भी मौत हो गई। ये कोई एक मौत नहीं बल्कि 2 मौतें हुई थी। एक मासूम बच्ची की क्या गलती थी उसमें, उस क्या महिला उसकी क्या गलती थी? ये बिल्कुल दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और ये नहीं होना चाहिए। कोई डॉक्टर, कोई हॉस्पिटल एक इमरजेंसी को मना नहीं कर सकता। अभी दर्शक ने कहा कि कोविड की जांच, हाँ, चूंकि डॉक्टरों पे ये दोष आता है कि आपने कोविड के मरीज को देखा, उससे ये फैल गया या ये हो गया। तो मैं फिर एक बार कहूंगा कि अचानक महामारी आने से हमारी पूरी तैयारी नहीं थी, ये मैं मानता हूँ। शुरुआत में मैं आपके पास फिर से आऊंगी। मिताली जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। जिस तरीके से दिल्ली में भी लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, कोविड-19 के हालत काफी खराब हो चुके हैं, और क्या कुछ माहौल बना हुआ है दिल्ली में? जी, सबसे पहले तो आपको एक चीज बताऊंगी कि हम इस पूरी चीज पे अगर डॉक्टर्स को ब्लेम करें तो वो भी ब्लेम करना बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि अगर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं इसमें मैनेजमेंट का पूरा फेलियर आता है। क्योंकि मैं आपको एक और वास्तविकता से रूबरू कराना चाहूंगी कि जब हमने जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग्स करी है हॉस्पिटल्स में जाके और खुद भी पीपी किट पहनकर देखा है, तो महिलाओं को भी जो है वहाँ पे जो नर्सेस वगैरह है काम कर रही है, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इनिशियल स्टेजेस में डॉक्टर्स को भी काफी तरह की प्रताड़ना का शिकार हुए, ये हम में से किसी से ये बात छुपी नहीं है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो पेशेंट भी सफर कर रहे हैं किसी न किसी रूप में, और डॉक्टर्स जो है वो भी सफर कर रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि मैनेजमेंट की कमी आती है। जैसे कि अभी बोला गया था इस पूरी वार्तालाप में कि मैनेजमेंट की कमी है, सरकार ने जो है इससे बचने की पूरी तैयारियां नहीं की गई थी। वैसे जनवरी में ही इस चीज का आगाज हो गया था, बावजूद उसके लॉकडाउन किए गए, तरह तरह के तमाम नियम वगैरह बताए गए, जिसको अब जो है एक तरह से जब फेल हो गए तो अब इकोनॉमी की चिंता होते हुए सारी चीजों को खोल दिया गया। हकीकत ये है कि अब तक इसकी जो है इलाज नहीं है, हेल्दी डाइट दी जाती है, वेंटिलेटर्स में रखा जाता है, बेसिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, और इसका जो बेसिक ट्रीटमेंट है वो ऑब्जर्वेशन के ऊपर पूरा डिपेंड करता है। तो अगर सरकार मुस्तैदी से काम ले और मैनेजमेंट को सुधारा जाए तो शायद उससे डॉक्टर भी इलाज कर पाएंगे और पेशेंट्स जो है उन तक भी ट्रीटमेंट पहुंच पाएगा। जी बिल्कुल। और नूतन जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जिस तरीके से नूतन जी, जो अस्पताल हैं वो जांचों के नाम पर काफी पैसा वसूला जा रहा है मरीजों से, हर चीज का पैसा वसूलते हैं, चाहे वो मेडिसिन हो या फिर बेड हो या फिर कोई भी चीज हो, XYZ जो भी हो अस्पतालों की चीजें, वहां पर दुगने पैसे वसूले जाते हैं। देखिए बिल्कुल, चूंकि अभी मतलब पहले भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे सरकारी की तुलना में खास करके वहाँ इस तरह की शिकायतें कोरोना के लॉकडाउन पीरियड के फेज के पहले भी होती रही हैं, लेकिन अभी जब हर जगह कोरोना का इतना पैनिक क्रिएट हुआ उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी कई सारे हॉस्पिटल्स सीज कर दिए गए, बंद कर दिए गए,
तो जो खुले भी थे उनके भी अपने रिस्क पे खोल रहे थे। तो जाहिर तौर पे जब आप नियम के सरकार का कहना कुछ है और उसके विपरीत अगर हॉस्पिटल्स काम कर रहे थे, और साथ ही इस डर के साथ भी कि अगर कोई भी कोरोना का पेशेंट निकल आता है तो हमारा हॉस्पिटल सीज हो जाएगा। तो ये कहने को कहा जाता है कि डॉक्टरी बहुत पायस पेशा है, सरकारी हॉस्पिटल को छोड़ दीजिए तो वो भी अपना जो प्राइवेट नर्सिंग होम से अपना बिजनेस कर रहे हैं और वो सारी चीजें अपने बिजनेस के हिसाब से देख रहे हैं। होना ये चाहिए कि जब मेडिकल इमरजेंसी की सिचुएशन थी तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी बंद करने की जगह पे, क्योंकि कोरोना में और जितने पहले से पेशेंट है वही हॉस्पिटल्स ओवरलोडेड होते हैं और एक नई बीमारी आई तो इसमें जी बिल्कुल। नूतन जी, मैं एक आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। सरकार को देखना चाहिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी उस समय जैसे तमाम होटल्स वगैरह लिए गए, वैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी सरकार को अपनी देख रेख में लेके वहाँ इलाज की जो भी सुविधा है वो शुरू करानी चाहिए थी। न कि अगर कहीं भी कोरोना के पेशेंट मिला तो 15 दिन के लिए हॉस्पिटल बंद हो गया या सीज हो गया, तो इससे एक पैनिक भी क्रिएट हुआ जो और इलाज लोगों को मिल सकता था, कुछ पेशेंट्स को वो भी इससे वंचित हुए। और सुनील जी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनपुट हेड हैं सुनील जी। जिस तरीके से जो लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, जब ये कोविड-19 का जब दौर शुरू हो गया था तो जो हॉस्पिटल से उन्होंने कहा कि जो नॉर्मल पेशेंट हैं जिनको अलग बीमारी है वो अस्पताल नहीं आ सकते हैं, लेकिन अगर जो कोविड-19 के जो मरीज जा रहे हैं उनसे भी मोटा पैसा वसूला जा रहा है। ये नूतन जी आप मेरा आपसे एक सवाल है कि ये हालात आज के हैं, लेकिन आज भले ही वो कोविड की आड़ में ये कहा जा रहा हो कि हम मरीज को भर्ती नहीं करेंगे और उससे मोटा रुपया मांगा जा रहा, लेकिन स्थितियां ये आपके पास पहले भी आती रहेंगी, चूंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पहले भी कई बार ऐसी समस्याएं आपके पास आई और लोग ये आज की समस्या नहीं लगातार ऐसे हो रहे हैं। क्या करना चाहिए ऐसे में जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर लोग जाते हैं उनको भर्ती नहीं किया जाता है, भले ही वो कोविड वाला मामला अगर चल रहा है, जब कोविड खत्म भी हो जाता है उसके बाद भी अगर लोग अस्पताल जाते हैं उनके साथ समस्याएं इस तरीके की आती हैं कि रुपया नहीं है तो उनको अस्पताल में भर्ती नहीं करेंगे, वो चाहे सरकारी अस्पताल हो चाहे जो प्राइवेट अस्पताल है। खास करके जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो ज़्यादातर उद्योगपतियों के हैं और उनमें जरूर जो उनको संचालन करते हैं वो डॉक्टर करते हैं, ऐसे में बदनाम सिर्फ डॉक्टर होता है। क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए आम आदमी को जो निजी अस्पताल में जाता है, अगर उसके साथ ये स्थिति आती है तो उसको क्या करना चाहिए, किसकी शरण में जाना चाहिए? क्योंकि ज़्यादातर जब वो पुलिस की शरण में जाता है तो पुलिस में ये कह दिया जाता है मामला स्वास्थ्य विभाग का जुड़ा है, आप जाकर के उसमें सीएमओ शिकायत कीजिए, क्योंकि सब कुछ सीएमओ की मिलीभगत से होता है, बिना सीएमओ की मिलीभगत से संचालन नहीं हो सकता। तो ऐसे में क्या करना चाहिए आम आदमी को? बिल्कुल नूतन जी, इसका सवाल का जवाब मैं आपसे थोड़ी देर में ही मांगूंगी, लेकिन इससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, लखनऊ से हैं मोहम्मद नजीर। नजीर जी अपनी राय रखिए। जी, इस कोरोना महामारी में मैम अगर ये जो कोरोना डॉक्टर के पास जाते हैं मरीज तो उसको बताया जाता है कि कोरोना पहले टेस्ट करा के आइए, तो एक यूनिट जो है सरकारी अस्पतालों में बड़ी दुर्दशा है, सरकारी अस्पतालों में भी कोरोना टेस्ट का यूनिट रखना चाहिए ताकि वो अपना टेस्ट करा लें, सारा बर्डन जो है उधर देखने वाले डॉक्टरों को ना पड़े और मरीज भी डिटेन ना हो। मरीज के लिए हमेशा ये होता है कि कोरोना टेस्ट कराइए, अब उसका सारा टाइम बिगड़ जाता है और कोरोना में ज्यादा मार्जिन नहीं रहता, अगर वो देर कर जाता है तो उसका जो है मरीज कोलैप्स हो जाता है सरकारी अस्पताल। शुक्रिया आपका। हमारे साथ एक कॉलर और जुड़े हुए हैं, राय रखिए अपनी। जी मैडम, नमस्ते मैडम। ये कह रहा था ये जो सरकारी प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों का पैसा ऐंठा जा रहा है, ये आज ये कोई नई बात है, ये बहुत पुरानी बात है और आज भी वही हो रहा है जो पहले हो रहा था। जो केजरीवाल सरकार ने जो कार्रवाई की है गंगाराम अस्पताल पे, ये बहुत बढ़िया और बहुत ही अच्छा कदम है केजरीवाल सरकार के लिए। और गंगाराम अस्पताल पे जो कार्रवाई हुई है मैडम, और बाकी अस्पताल में भी इसका असर पड़ेगा, बाकी अस्पताल में भी खौफ होगा इसका। और जिस तरह से केंद्र सरकार सारी संस्थाओं को, सरकारी संस्थाओं को निजी हाथों में दे रही है, जिस तरह से निजी हाथों में दिया जा रहा है, इससे आने वाला समय बहुत खराब आने वाला है। जिस तरह से सारी सरकारी संस्थाओं को निजी हाथों में दिया जा रहा है, आज भी सरकार जो जितने प्राइवेट अस्पताल है दिल्ली में चाहे बाकी और जगह भी, यही 10 मरीजों का पैसा ऐसे का काम होता आ रहा, पहले से भी होता आ रहा है, आज भी वही हो रहा है। जिसकी पॉलिटिकल राजनीतिक पकड़ अच्छी है उसको बेड मिलेगा, उसका इलाज बढ़िया मिलेगा, उसको पैसे में भी डिस्प्यूट भी मिलेगी।
हर तरह की सुविधाएं उसी को मिलती है। गरीब मरीज जाएंगे तब पैसे देंगे, पैसे होंगे तो एडमिट होंगे, वो भी इतनी आसानी से नहीं हो पाती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप सभी भी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आपकी जो भी राय है। नूतन जी सवाल का जवाब दें। जिस तरीके से सुनील जी ने आपने भी पूछा था कि जो गरीब लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है वो क्या करें। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि हॉस्पिटल्स में सीट्स की कमी, पैसे वसूले जाने की, एक्सटॉर्शन, ये सारी चीजें पहले भी होती रही है। और इस दौरान लॉकडाउन पीरियड में जब एक कोरोना का एक्स्ट्रा इफेक्ट आ गया, मैं कहूंगी, और ये कहा गया कि आप किसी भी मरीज को, कोई भी बीमार मरीज अगर आता है तो आप पहले कोरोना को देखिए, कोरोना जांच, अगर उसको नहीं है कोरोना तब इलाज करिए। अगर आपने इलाज कर लिया और कोरोना निकलता है तो जैसा आपकी महामारी फैलाने का उसके बाद FIR उस हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के ऊपर कि आपने देखा कैसे, उसके बिना तो ये स्थिति आ जाती है कि वहाँ फिर FIR दर्ज कराई जाती है। तो जब एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जहाँ आर्टिफिशियल ढंग से अगर कोई भी मरीज है, डॉक्टर का काम है अगर कोई पेशेंट आता है देखना, कोई जरूरी नहीं है कि अगर बुखार है तो वो बुखार कोरोना ही होगा। प्राथमिक रूप से लक्षण देख के अगर डॉक्टर को लगता है पूछने में तो भी जांच के लिए कहा जा सकता है कि इसका भी टेस्ट करा लिया जाए, लेकिन इलाज तभी होगा जब कोरोना टेस्ट हो। तो ये स्थिति अपने आप में ही मैं कहूंगी कि काफी भयावह स्थिति है। तो ये कोरोना के टेस्ट भी लिमिटेड हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हर जगह जाइए और बहुत आसानी से और तुरंत कोरोना के टेस्ट हो जाएंगे। तो तमाम लोग जो है, अभी जो स्थिति चल रही है और आने वाले समय में भी, जैसे जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद से अब मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, कोरोना पेशेंट्स और ज्यादा बढ़ रहे हैं, ऐसे में ये स्थिति जो है वो और भयावह रूप में सामने आएगी। और जो कोरोना के अलावा अन्य बीमारियां हैं उन मरीजों की स्थिति, क्योंकि सारा फोकस कोरोना पे है, डॉक्टर्स का भी, सरकार का भी, तो और भी बीमारियां हैं जिससे मौत होती है, गंभीर बीमारी है जिसके दूरगामी परिणाम होते हैं। तो ऐसे मरीजों को जी बिल्कुल। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी भी कुछ कहना चाहते हैं। जी सर बोलिए। जैसा कि नूतन जी ने कहा बिल्कुल सही है, और ये बात गलत है कि प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट नर्सिंग होम्स को हमने लिया नहीं है। कानपुर में मैं बता दूं, कानपुर का कि रामा मेडिकल कॉलेज, नारायणा हॉस्पिटल, इसके अलावा महाराणा प्रताप आदि हमारे जो प्राइवेट बड़े बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको सरकार ने लिया है। वहाँ पे कोरोना के जो पॉजिटिव हैं जिनको भर्ती की ज़रूरत वो भर्ती किए गए हैं, तो ये गलत है। दूसरी चीज़, प्राइवेट नर्सिंग होम का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। नूतन जी आप सहमत होंगी कि उनके अपने खर्चे हैं, तो सरकार अगर फाइनेंशियल मदद कर दे तो कई प्राइवेट हॉस्पिटल लखनऊ, कानपुर, सब जगह वो आगे आ सकते हैं। मैं बताता हूँ, जो पब्लिक कहती है कि कोरोना का टेस्ट करा लिया, हमारे एक कॉलीग न्यूरो सर्जन आगरा के बहुत बड़े, उन्होंने बिना टेस्ट कराए 2-3 मरीजों का ऑपरेशन कर दिया, पता लगा वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। तो डॉक्टरों की मजबूरी है, सब प्राइवेट डॉक्टर या गवर्नमेंट डॉक्टर खराब नहीं होते हैं। जी डॉक्टर की मजबूरी है, मानते हैं, लेकिन कोई अस्पताल कोई बेड, मतलब किसी भी पेशेंट को बेड नहीं दे रहा है, उसको कोई व्यवस्था मुहैया नहीं कराई जा रही है, तो इसमें लापरवाही तो है डॉक्टर की। मैडम मैं शुरुआत में कहता हूं कि हर डिलीवरी, डॉक्टर मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए नैनीताल से, राय रखिए अपनी। जी नमस्कार मैम। जी जी, जैसे कि दिल्ली सरकार का है कि प्राइवेट सभी अस्पतालों को निर्देश होना चाहिए कि कुछ निश्चित प्रतिशत जो है वो सभी के लिए ओपन हो, ठीक है ना जी, जिससे कि सभी आम जनता को इसका कोरोना से मुक्ति मिल सके। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी भी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। सुनील जी, जिस तरीके से जो खबरें सामने आ रही हैं, कार्रवाई होने की बात होती है लेकिन होती नहीं है। देखिए, ये एक पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो सिर्फ और सिर्फ कागजों पे चल रहा है कि सीएमओ के यहाँ से एक टीम बनाई जाती है कि निजी अस्पतालों की जांच की जाएगी, निजी अस्पतालों में क्या व्यवस्थाएं हैं, निजी अस्पतालों में कितना स्टाफ है, किस तरीके से वो काम कर रहा है। लेकिन जब वहाँ पे वो टीम जाती है, वो तमाम जांचें करती है, जांच रिपोर्ट वापस आ जाती है, लेकिन उस जांच रिपोर्ट में हुआ क्या ये कभी कुछ नहीं पता चलता। यही कारण है कि निजी अस्पताल, चूँकि वो ज़्यादातर सभी उद्योगपतियों के होते हैं, उनमें से कुछ एक अस्पताल, कुछ प्रतिशत है जो डॉक्टरों द्वारा अपनी मेहनत से या किसी तरीके से रुपया इकट्ठा करके या फाइनेंस करा करके उनको अपना एक अस्पताल वो तैयार करते हैं। लेकिन ज्यादातर जो अस्पताल हैं वो उद्योगपतिर के, तो सीधा सी बात है उद्योगपति अस्पताल खोलेंगे तो व्यापार करेंगे। त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जी बोले। सुनील जी जो कह रहे हैं वो पूरी तरह सत्य नहीं है।
मैं फिर कहता, चूंकि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में 40 साल से सरकारी सेवा में रहा हूँ और बड़े बड़े अस्पतालों में रहा हूँ। हमारे पास, जैसा शुरू हमने कहा कि हमारे पास फाइनेंसेस की कमी है, हमारे पास बजट कम दवाइयों का, हमारे डॉक्टर पूरे नहीं है, हमारे नर्सेस पूरे नहीं है, पैरामेडिकल नहीं है। डॉक्टर साहब, व्यवस्था ये कि आप हर बार आप लोग यही एक व्यवस्था करके फैला देते हैं कि सरकारी विभाग में हमारे पास नर्सेज नहीं है, हमारे पास डॉक्टर, जो जितने डॉक्टर हैं, जितनी नर्सेज हैं, वो तो पूरा अपना काम करें, वही अपना पूरा काम नहीं करती। अगर वही अपना पूरा काम मुझे पूरी करने दीजिए, हालात ना हो तो आप ही बोल लीजिए, अब मुझे कहने दीजिए मेरी बात, अपनी बात। आप एक तरफी बात करते हैं। नहीं, हमने बिल्कुल आप एक तरफा बात करते हैं। सुनिए, पूरी बात सुनिए। हमारे प्राइवेट हमारे प्राइवेट डॉक्टर्स को कहा गया कि आप मरीज नहीं देखेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। नवनीत जी, राय रखें अपनी। जी मैम, मैं नवनीत बात कर रहा हूँ गाजियाबाद से। क्या राय है आपकी? राय रखें। राय मैम कि जिसे 100% एम्प्लॉय खोल दिया गया है भारत सरकार की तरफ से, प्राइवेट हो या सरकारी हॉस्पिटल और कंपनी ऑफिस, वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा था, वो भी तो ऑफिस जा सकते हैं। ऑफिस के अंदर 100% तो खोल दिया गया है, बट वहाँ पे तो किसी भी तरह के को है नहीं इंतजाम। जैसे लंच कर नहीं रहा है तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की पालन नहीं हो रहा है। जैसे हम सैटरडे गए तो ऑफिस पूरा भीड़ लगा हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, शिवम है सीतापुर से। शिवम जी, राय रखें। शिवम जी, राय रखिए अपनी। लगता है संपर्क टूट गया है जी। सर वीएन त्रिपाठी जी बताइए क्या। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कहते थे प्राइवेट डॉक्टरों को कहा गया सीएमओ की तरफ से, आप तुरंत लॉकडाउन में क्लिनिक बंद कर दीजिए। प्राइवेट डॉक्टरों ने 2 महीने एक मरीज नहीं देखा। नंबर 1, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो पूरा सहयोग कर रहे हैं। मैं जानकारी, रामा मेडिकल कॉलेज में सैकड़ों मरीज ठीक हुए, इसके बाद नारायणा हॉस्पिटल में सैकड़ों हुए, इसके बाद प्राइवेट के अलावा कई जगह हुए। क्योंकि शुरू में पैनिक था, सब कोरोना के मरीज जो पॉजिटिव आते हैं उनको भर्ती करने की जरूरत नहीं है। शुरू में गाइडलाइन दूसरे थे। 80 to 85% मरीज जिनको सिंपल जुकाम बुखार है उनको क्वारंटाइन में रखना है, हमने किया। केवल 5 से 7% मरीजों को भर्ती की जरूरत है और 3 से 4% को वेंटिलेटर की जरूरत है। पैनिक की वजह से वो हुआ। चूंकि ये मैन टू मैन यानी स्प्रेड होता बहुत फास्ट, तो प्राइवेट डॉक्टर या सरकारी डॉक्टर के पास पूरी सुविधा नहीं थी। उनके पास कोरोना की पीपी किट नहीं थी, उनके पास N95 मास्क नहीं थे। हमारे डॉक्टर नर्सेज कितनों ने अपनी जान दे दी। यहाँ पे व्यवस्था जो है सरकार ने जो कराई, वो वाकई में काबिले तारीफ है कि निजी अस्पतालों ने सब कुछ अच्छा किया, मरीजों को भर्ती किया, वहाँ पर ठीक भी हुए। लेकिन यहाँ व्यवस्था वो बात ये हो रही है आयुष्मान भारत के तहत इलाज होता है, हर मरीज से पैसा नहीं लिया जाता है। मैं कतई सहमत नहीं हूँ। आयुष्मान भारत में केवल गोल्ड कार्ड दिखाइए वो होता। हाँ, कमियां हर डिपार्टमेंट में, आप कहें स्वास्थ्य विभाग में कमी, मेडिकल कॉलेज में कमी, स्वास्थ्य विभाग में कमी। जनता को चाहिए कि पैनिक ना करे, सोशल डिस्टेंसिंग करे, अपने हाथ धोती रहे। ठाकुर भी लगातार जुड़े हुए सामाजिक कार्यकर्ता। नूतन जी, जिस तरीके से वीएन त्रिपाठी जी ने बताया कि डॉक्टर्स की भी कमी नहीं है क्योंकि गाइडलाइंस जारी नहीं की गई थी, यहाँ तक कि उनको पैसा तक नहीं दिया गया था, शायद उन्होंने इसी बात को आगे रखा है। क्या कहेंगे आप? क्योंकि जो लोग गरीब तबके के जो लोग हैं उनके पास पैसा नहीं होता है, वो अपना इलाज नहीं करा पाते हैं, तो कितनी जिम्मेदारी बनती है अस्पताल की? देखिए, चूंकि हमारे यहाँ सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि जो कुछ फैसिलिटीज खास करके स्वास्थ्य सेवाएं पूरा सरकार के अधीन होनी चाहिए। जब आप सारी चीजों सरकार की संस्था है उसको भी प्राइवेट सेक्टर्स पे दे रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर अपने मुनाफे के लिए काम करती है, जन सेवा उनका सेकेंडरी उद्देश्य होता है। अगर किसी ने पूंजी लगा के हॉस्पिटल खोला है तो जाहिर है वो लाभ कमाना उसका पर्पस है, न कि जन सेवा। परोक्ष हो सकता है लेकिन पहला उनका भी होता है कि हम प्रॉफिट बनाए अपना। तो ऐसे में जब डिमांड ज्यादा होगी तो जाहिर तौर पे जहाँ लोग ज्यादा आएंगे सीट कम होगी तो ब्लैक मार्केटिंग भी होगी, मनमानी भी होगी। क्योंकि डिमांड कम है उस हिसाब से आज भी डॉक्टर्स की कमी, सप्लाई बहुत कम है। पर व्यक्ति अगर डॉक्टर्स की संख्या देखें तो बहुत नगण्य है हमारे यहाँ, पहले भी कमी नहीं है और कोरोना काल में तो और भी ज्यादा। बिल्कुल। और मिताली जी भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। मिताली जी, जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और लोग परेशान हो रहे हैं, मेरे सवाल भी आपसे रहेंगे, तो काला बाजारी रुकने का नाम नहीं ले रही है।
और लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन कुछ घटनाएं हैं जो घटित हो रही हैं, सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही साथ यहाँ पर जो हॉस्पिटल है उसको भी ध्यान देने की बेहद जरूरत है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litera Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litera Z School, Unnao। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। Online admissions in City Montessori School from nursery to class 9 and provisional admission in CMS for class 11 is now open at www.cmseducation.org. Online classes in CMS from class 9 to 12 will continue till 30th of June. Free of charge online CMS summer camp for nursery to class 8 will run from 18th of May till the 30th of June. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। तो जिस तरीके से लगातार कोविड-19 के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, देश भर में लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं निजी अस्पतालों की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। काला बाजारी करने पर डटे हुए हैं, बेडों को बेचा जा रहा है, मरीज परेशान हो रहे हैं। जो कोविड-19 के अलावा जो और पेशेंट परेशान है, उन्हें कोई और बीमारी है, उनको इलाज मुहैया नहीं हो पा रहा है। तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं और इस खबर पर अपनी राय रख सकते हैं। हमारे साथ मिताली चंदोला जुड़ी हुई हैं। मिताली जी, जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लोग भी परेशान हो रहे हैं, तो दिल्ली सरकार ने सर गंगा राम अस्पताल पर अभी तक कार्रवाई भी अभी तक नहीं हो पाई है, हालांकि FIR दर्ज कर दी गई है, और क्या कुछ इसके कार्रवाई में आगे बढ़े हैं कदम? देखिए, आपको बताना चाहूंगी कि जो दिल्ली में उन्होंने काफी टाइम से दिल्ली सरकार जो है इस चीज को ऑब्जर्व कर रही थी, और उनका दिल्ली सरकार का ये कहना है जो हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से गाइडलाइंस दी और जिस तरीके से किट को इस्तेमाल करना चाहिए था और पेशेंट्स का जो डाटा है उस पे अपडेट करना चाहिए था, उस तरीके के नियमों का पालन जो है सर गंगाराम अस्पताल में नहीं किया गया, जिसके चलते सरकार ने जो है महामारी अधिनियम के तहत और भी कुछ सेक्शंस के तहत उनके ऊपर जो है अभियोग पंजीकृत कराया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इस पर जब हमने सर गंगाराम के आला अफसरानों से, डॉक्टरों से, मैनेजमेंट से बात करी, तो उनका ये कहना था कि उनका मनोबल इस चीज से टूटता है, क्योंकि जिस तरीके के सेक्शन थे उनको एक बारी नोटिस देना चाहिए था, वार्निंग देनी चाहिए, इस तरीके की तमाम चीजें। और उनका ये कहना है कि सरकार उतना नहीं, लेकिन डे टू डे बेसिस पर वो पेशेंट्स के साथ डील कर रहे हैं। तो कुल मिला के आपको बताना चाहूंगी, दोनों तरफ से आरोप प्रति आरोप जैसी जो परिस्थिति है वो अभी सामने आ रही है। डॉक्टर्स भी खुलकर इस के लिए बोल रहे हैं, और उनका ये कहना है कि जिस हिसाब से जिन धाराओं के तहत FIR दर्ज हुई है उसपे 1000 रुपए का महज फाइन था, लेकिन बावजूद उसके सरकार ने किसी तरीके की वार्निंग नहीं दी और उनपे सीधे FIR दर्ज कर दी है। तो ये सारी चीजें चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी अहम बात, इसमें सफर कौन करता है? सरकार ने अस्पताल के ऊपर जो है FIR दर्ज करा दी है, सरकार अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट उसका जवाब
दे रहा है, लेकिन असल में जो कोविड का पेशेंट है वो जो नर्सिंग स्टाफ है जो कोविड के पेशेंट्स का इलाज करता है, जो डॉक्टर्स रात दिन इसमें लगे रहते हैं, जो आईसीयू में डॉक्टर्स हैं, वो लोग सफर करते हैं इस तरह की खींचातानी में। तो कुल मिला के चाहे सरकारी तौर पे बात करी जाए सरकार की या फिर मैनेजमेंट की बात करी जाए, तो स्पेशली मैनेजमेंट जो है उसका टोटल फेलियर जो है वो सामने नजर आता है, जिसका जो खामियाजा है वो आम जनता भुगत रही है और वो लोग भुगत रहे हैं जो कोविड पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा मिताली जी, इसका जो परेशान हो रहे हैं इन सब के बीच, सरकार के बीच या अस्पताल के बीच, वो जो आम जनता है वो परेशान हो रही है, वो परेशान नजर होती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। हमारे साथ नूतन भी लगातार जुड़ी हुई हैं। नूतन जी, जिस तरीके से लगातार आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, ये कोई निजी अस्पताल की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम बात सरकारी अस्पताल की भी करें तो वहाँ सबसे ज्यादा गंदगी देखने को मिलती है, वहाँ काफी अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, वहाँ सुविधाएं नहीं हैं, और यहाँ तक कि जो नोएडा वाला जो केस था, जो महिला प्रेग्नेंट थी, उसको एक जिला अस्पताल ने भी बेड मुहैया नहीं कराया। मैम आपकी आवाज नहीं मिल रही है। जी नूतन जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए मैं आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करूंगी। और हमारे साथ वीएन त्रिपाठी जी भी लगातार जुड़े हुए हैं, पूर्व डीजीएमई। और सर, जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, ये कोई निजी अस्पताल वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर हम सरकारी अस्पतालों की बात करें तो आप शायद बखूबी जानते होंगे, आप एक डॉक्टर भी हैं। और तो जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर असुविधाएं फैली हुई हैं, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं की गई है, लोग परेशान भी होते हैं, तो लोगों को वहाँ पे भी जाना लाजमी हो जाता है प्राइवेट अस्पतालों में, क्योंकि वहाँ पर सरकारी अस्पतालों में कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई जाती। अगर वो प्राइवेट अस्पताल में जाते भी हैं तो वहाँ पर मोटी रकम वसूली जाती है। बिल्कुल, आपने जो कहा है मैं बता दूं कि सरकारी अस्पताल में कोरोना की बात हो रही स्पेसिफिकली, इस समय ऐसी बात नहीं है। शुरुआत में केस कम थे क्योंकि जांचें कम हो रही थी। पूरे देश में मुश्किल से 1 दर्जन लैब टेस्ट कर रही थी मार्च में कोरोना की टेस्टिंग। आज हमें आया कि करीब 600 से ऊपर लैब हैं, जिसमें 400 हमारी सरकारी सेक्टर में है और करीब 150-200 प्राइवेट सेक्टर में। एक तो ये, जब हम जांच ज़्यादा करेंगे तो जांच पॉजिटिव आएंगे, जब हमने किए ही नहीं टेस्ट तो हमें पता ही नहीं। एक तो इसलिए बढ़ रहा है। दूसरा, कम्युनिटी ट्रांसमिशन आईसीएमआर कह रहा है कि नहीं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि देश के कुछ हिस्सों में कम्युनिटी ट्रांसमिशन भी हो रहा। तीसरी चीज़, मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश की मैं सरकार से जुड़ा रहा हूँ पहले, अब नहीं, तो मैं बता दूं कि कोई भी कोरोना के, जिसको सर्दी जुकाम है, खांसी या कुछ है, और अगर वो लगता है, वो उसकी जांच होती है, उसका चेक किया जाता है। इसके लिए स्पेशल क्लिनिक हैं, वार्ड्स हैं, ये सुविधाएं हैं, ये हैं, और उससे कोई पैसा नहीं लिया जाता है। इसके अलावा मैं एक बात और बता दूं, नूतन जी ने बिल्कुल सही कही थी और चंदोला जी ने, कि हम नॉर्मल डिलीवरी या सिंपल डिलीवरी बड़े नर्सिंग होम की ज़रूरत नहीं है। ये सीएससी पीएससी लेवल पे छोटे अस्पताल में हो सकता है, और हर खांसी जुकाम का मरीज आईसीयू में ज़रूरत नहीं है, उसको सिंपल ओपीडी में ठीक कर सकते हैं। तो बिल्कुल दिल्ली सरकार ने एक जो किया है कि अगर कोरोना पॉजिटिव है उसको 24 घंटे के लिए केवल हम अस्पताल में रखेंगे, फिर घर भेज देंगे। बिल्कुल सही किया। त्रिपाठी जी हमारे साथ नूतन भी लगातार जुड़ी हुई हैं। नूतन जी, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, आपने लोगों से बातचीत भी की होंगी। जिस तरीके से जो गरीब लोग हैं, उनके पास पैसा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कोरोना काल चल रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों के पास अब नौकरी भी नहीं रही। जो गरीब लोग थे, श्रमिक लोग थे, जो मजदूरी किया करते थे, उनका जो मजदूरी थी वही उनकी रोजी रोटी हुआ करती थी। लेकिन जब उनके पास रोटी का पैसा नहीं हो पा रहा तो वो इलाज का पैसा कहाँ से लाए? नहीं, बिल्कुल, चूंकि ये हर वर्ग के साथ ये समस्या है कि गरीब, मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्गीय, हर एक के साथ आज के समय में ये समस्या है। लोगों के आय के साधन 3 महीने से तमाम लोगों के बंद हो गए हैं, कम हो गए हैं। कईयों के नौकरियां, जो अच्छी नौकरियां भी थी, कम हो गई, तनख्वाह भी कम। तो ऐसे में सरकार को इलाज की 100%, जैसे कि मिनिमम रोजगार की गारंटी लेती, इलाज की भी गारंटी लेनी चाहिए और निःशुल्क इलाज होना चाहिए, दवाएं भी मिलनी चाहिए, क्योंकि तमाम लोगों के वैसे भी खर्चे हैं। इसमें अगर इलाज के लिए भी, ये अभी कोरोना पीरियड है, तब भी इसके बाद भी स्वास्थ्य सेवाओं पे पूरा सरकार का कंट्रोल होना चाहिए, मैं कहूँगी। और हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार इलाज मिलना उसका अधिकार है,
और जो तमाम लोगों को नहीं मिलता है, लोग इधर उधर धक्के खाते हैं, शोषण का भी शिकार होते हैं कई बार, जिसको कहते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लूट मची है। जैसे अभी ही जो बेड बेचने की बात आ रही, जाहिर तौर पे बेड की संख्या कम है, अगर हॉस्पिटल में लिमिट 100 लोगों की है और अगर 200 लोग आएंगे तो वहां पे कालाबाजारी भी हो रही, तो चेक बैलेंस की भी जरूरत है। मुझे लगता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हॉस्पिटल प्रशासन, उसका एक अलग विंग होना चाहिए। बिल्कुल सुनील जी, अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ। सुनील जी, जिस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं, अगर हम निजी अस्पताल की बात करें तो उसकी हम बात समझ भी लेते हैं कि हाँ वहाँ पैसा वसूला जा रहा है, लेकिन जो सरकारी अस्पताल हैं वो भी कम नहीं है। वहाँ पर असुविधाएं इतनी रहती हैं, वहाँ कोई सुविधाएं नहीं रहती, लोग परेशान होते हैं और हम देखते भी हैं कि एक बेड पर 2-2 पेशेंट पड़े रहते हैं। देखिए, ये व्यवस्थाएं, ये आज अकेले नहीं कहा जा सकता कि कोरोना को लेकर के ये व्यवस्थाएं हो गई हैं। ये कहीं ना कहीं जो सरकारी अस्पताल हों या निजी अस्पतालों के दोनों में अंतर सिर्फ इतना ही है कि निजी अस्पतालों में लोगों की जाना अब मजबूरी इसलिए हो गई क्योंकि सरकारी अस्पतालों में जानबूझ करके इस तरीके की अव्यवस्थाएं की जाती हैं कि व्यक्ति परेशान होकर के कालाबाजारी सिर्फ निजी अस्पताल में नहीं है, सरकारी अस्पतालों में भी हो रही है, सब जगह है। कालाबाजारी की बात करें कि जो तमाम ऐसे मामले, हमने अभी आपको बताया कि 2013 का मामला था कि ये हालत थी कि स्वास्थ्य मंत्री ने खुद जिला अस्पताल में छापा मारा और वहां पर जा करके उसके शिकायतें हुई कि डॉक्टर साहब 5-5 हजार रुपए लेकर के तब ऑपरेशन कर रहे हैं। जब स्वास्थ्य मंत्री ने उस डॉक्टर को निलंबित करने का आदेश दे दिया, सारे अखबारों में बड़ी बड़ी हेडिंग छप गई कि डॉक्टर को निलंबित कर दिया गया। उसके बाद चैनलों में भी खबर चल गई, लेकिन डॉक्टर साहब 2 दिन बाद भी वहां पे नौकरी करते रहे। जब पूछा गया तो बोले साहब सीएमओ ने कहा कि उनका तो कोई निलंबन का आदेश ही नहीं आया। तो ऐसे में सीधी सी बात यही हो जाती है कि जब किसी को किसी का डर नहीं होगा तो कोई क्यों गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि अब स्थिति यही है कि जो हालात पहले थे वो आज भी इसलिए काबिज हैं कि किसी को किसी का डर नहीं है। उनको लगता है कि मंत्री आते हैं, मंत्री जी आदेश करके चले जाते हैं, मीडिया उसको छाप देगी, लेकिन जब हमको शासन से जब तक हमारे पास आदेश नहीं आएगा हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। यही कारण है कि जो दुर्दशा सरकारी अस्पतालों की जो पहले थी वही आज भी है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ अधिकारियों को भेज करके सुधारने प्रयास किया जाए। पहले थी वो अभी थी, माफी चाहते हैं, समय की थोड़ी कमी है हमारे पास। तो जिस तरीके से जो खबरें लगातार हमारे पास आ रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, इसको लेकर काफी दिक्कतें भी खड़ी हो रही हैं। तो नूतन ठाकुर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मिताली चंदोला जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और इनपुट हेड सुनील गुप्ता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ सुनील द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा में शामिल हुए। तो दिल्ली की अरविंद सरकार ने भी ये कह दिया है कि जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, जो पेशेंट को बेड नहीं दे रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अगर जो अस्पताल किसी पेशेंट का इलाज नहीं करते हैं तो उसको ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने एफआईआर भी दर्ज करा दी है। खुद बचो भैया, सरकार ने छोड़ दिया। क्या करें, जांच बढ़ने लगी। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको खाद्य दिवस पर विशेष कार्यक्रम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Online admissions in City Montessori School from nursery to class 9 and provisional admission in CMS for class 11 is now open at www.cmseducation.org. Online classes in CMS from class 9 to 12 will continue till 30th of June. Free of charge online CMS summer camp for nursery to class 8 will run from 18th of May till the 30th of June. IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था,
असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, कृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, वरुण शर्मा, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वासने, अमित कुमार। न्यूज़ इंडिया, सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज पर स्वागत है।